हेलो बच्चों, तो हम इस वीडियो में करेंगे वन शॉट रिवीजन वीडियो ऑफ क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1, जिसमें मैं आपको सारे के सारे फॉर्मुले, जितने भी फॉर्मुले थे उस चैप्टर में, वो सारे के सारे गिनवाऊंगा। और जितने भी ट्रिकी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं नीट जेई या फिर आपके सीयूटी के एग्जाम में या फिर आपके बोर्ड के एग्जाम में, वो मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं जल्दी जल्दी बिना टाइम खाए इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर आपने क्लास 12th पढ़ रखा है आपने सबने, तो आपको पता है कि सबसे पहला टॉपिक जो आता है इसमें वो आता है चार्ज। चार्ज के बारे में आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ता है। तो चार्ज में ज्यादा कुछ नहीं है गांव वालों, चार्ज में ज्यादा कुछ नहीं है, बस दो फॉर्मूले। कितने फॉर्मूले? सिर्फ दो फॉर्मूले जो आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, Q इजिकल टू प्लस माइनस एनी। सबने सुन रखा होता है और बहुत फेमस फॉर्मूले में से एक है। इस पे किस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चन नीट में पूछे सकते हैं मैं आपको बताऊंगा, चिंता नहीं करने का। और दूसरा फॉर्मूला जो आपको पूछा जाएगा, अगर आपने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ा तो आपको अच्छे से पता है कि चार्ज जो होता है वो टाइम के साथ और स्पीड के साथ चेंज नहीं होता। चार्ज डज नॉट चेंज विद स्पीड एंड टाइम। चेंज कौन होता है? मास था वहां पे। तो जो मास था वो बदतमीज था, वो मास जो है स्पीड के साथ इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 किलो के मास लो और उसको हाई स्पीड में फेंक दो तो उसका मास धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा। मास चेंज होता है फिजिक्स में। तो यहाँ पे जो फाइनल मास का फॉर्मूला होता है स्पीड के साथ, वो आता है इनिशियल मास अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। ये बेसिक सा फॉर्मूला याद कर लो। जेई वालों को ये सवाल पूछा ही नहीं जाएगा और नीट वालों के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला बेस क्वेश्चन आएगा। फॉर्मूला बेस मतलब 4 ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे बताओ कौन सा फॉर्मूला सही है। तो ये तो सीधे सीधे फॉर्मूला ही याद कर लो आप। लेकिन इसमें ट्रिकी क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपके पास नीट और जेई में, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक बॉडी है जिसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं। क्या किया इसने? मान लो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई बॉडी जो है इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन वो पूछेंगे पता है वो बोलेंगे अच्छा देखो, एक बॉडी है जिसने ना कि इतने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और उसने कुछ इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो बताओ उसको मास पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या पूछा जाएगा कि लूज क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो मास पे क्या फर्क पड़ेगा? मास इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा कि कांस्टेंट रहेगा? ये सवाल पूछा जाएगा। तो भाई साहब देखो, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इलेक्ट्रॉन के पास तो मास होता है ना। अरे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भूल गए, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg नहीं होता है। तो देखो, माना कि नेग्लिजिबल है, माना मैं नेग्लिजिबल, लेकिन है तो कम है, लेकिन है तो। अगर 1 इलेक्ट्रॉन गया तो इतना मास भी तो लॉस हो गया किसी का। अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो इसका 2 गुना मास लॉस होगा। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए उतना गुना मास लॉस हो जाएगा। यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसका मास डिक्रीज हो जाता है। अगर मैं सीधे सीधे लिख देता हूं कि मास डिक्रीज हो जाएगा कब? जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये मास लिखा हुआ है यहाँ पे। और दूसरा केस इसी का कि अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, सबको पता चल गया होगा, क्या कह रहे हो भैया? पता चल गया। इलेक्ट्रॉन गेन किया तो कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और नेगेटिवली चार्ज बॉडी का जो मास होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिया ना, तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ मास भी तो आएगा। तो 2 केसेस थे आपके पास। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान रखना, 1 और ये अपने वाला 2। तो बाकी ये तो आप नॉर्मल क्वेश्चन कर ही लोगे। आगे मूव करते हैं गाँव वालों, जल्दी जल्दी। मैंने आपको कहा था ना सारे फॉर्मूले गिनवाऊंगा और सारे ट्रिकी क्वेश्चन बताऊंगा, तो देखते रहो। दूसरा टॉपिक है आपके पास, इस चैप्टर में आपने पढ़ रखा होता है इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। ई मतलब इलेक्ट्रिक है और फोर्स लिख दिया मैंने। इलेक्ट्रिक फोर्स में ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, सिर्फ 4 फॉर्मूले हैं, जिसमें से सबसे पहला फॉर्मूला था, सबने पढ़ रखा होता है, बिटवीन 2 चार्जेस, है ना। अगर कोई 2 चार्जेस है, बचपन से कूलम्स लॉ पढ़ते आ रहे हैं, ये डिस्टेंस r है, तो फोर्स का फॉर्मूला कितना लगेगा? K Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। मैं जानता हूं आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से रटा होगा। और इस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन आते हैं। मतलब इस पे क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे? सिस्टम ऑफ चार्ज पे मेनली जो क्वेश्चन आएगा वो सिस्टम ऑफ चार्ज पे आएंगे। और आप मेरे को कमेंट करके बता देना अगर आपको इस पे सारे टाइप के क्वेश्चन चाहिए, तो वो भी मैं उसका भी एक वीडियो बना दूंगा अलग से, लेकिन कमेंट करके बताने की हो रही है। तो सिस्टम ऑफ चार्ज पे क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है कि 2 चार्ज लिया हमने, उसको धागे में लटका दिया ऐसे करके, तो बताओ कितना फोर्स लगेगा, कितना टेंशन आएगा। या फिर 4 सिस्टम दे दिया, मतलब 3 चार्ज दे दिए तो इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा, 4 चार्ज दे दिया तो इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा। या फिर 2 चार्ज को जो मैंने अभी बताया आपको हवा में हैंग कर देते हैं ऐसे करके, बहुत फेमस क्वेश्चन है नीट का। तो बताओ टेंशन कितना होगा या फिर एक्सेलरेशन कितना आएगा, वगैरह वगैरह। तो सिस्टम ऑफ चार्ज पे इस पे क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिस कर लेना। और ना बने तो मेरे को बता देना, मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा। ये हो गया पहला फॉर्मूला। चलो जल्दी जल्दी दूसरा फॉर्मूला गिनते हैं भाई साहब। देखो दूसरा फॉर्मूला इसका वेक्टर फॉर्म है। देखो नीट वाले खास करके, देखो जेईई में तो नहीं पूछा जाएगा वेक्टर फॉर्म, लेकिन नीट वाले नेग्लेक्ट बिल्कुल ना करे। आपको वेक्टर फॉर्म भी पता होना चाहिए। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है? F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R का क्यूब बन जाता है और यहाँ पे R वेक्टर बन जाता है। इसी को आप R क्यूब भी लिख सकते हो, या फिर इसी को ऐसे लिखा जा सकता है, R वेक्टर का मॉड लगा दो और फिर क्यूब लगा दो, दोनों का मतलब एक ही था। तो ये अपने पास फोर्स का यूनिट मतलब वेक्टर फॉर्म है, जो कि आपको याद होना चाहिए। नीट वालों के लिए डायरेक्टली 4 फॉर्मूले देंगे, बोलेंगे कौन सा वेक्टर फॉर्म सही है बताओ, तो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है इस पे। तीसरा फॉर्मूला गाँव वालों बहुत आसान फॉर्मूला, जो कि आपने पहले से पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हो कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इसमें मैंने चार्ज रख दिया Q, तो इसमें फोर्स लगेगा ना। अब देखो मैं दोनों कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अगर मैं इसको मिटाऊं जल्दी से, मैं पहले फोर्स का फॉर्मूला लिख देता हूँ इस जगह पे और फिर मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट। तो तीसरा फॉर्मूला है फोर्स का भाई साहब, Q इंटू में E, सबने पढ़ रखा है। तो F इक्वल टू QE आप सबने पढ़ रखा है, यानी कि फोर्स इक्वल टू चार्ज इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब इसके में कॉन्सेप्ट क्या है
कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास ऐसा करके, मान लो मैंने इतना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और सबको पता है, मैं रिवीजन करके तौर पे बता रहा हूँ आपको। अगर आपने प्लस चार्ज रखा तो किधर फोर्स लगेगा, जल्दी बताओ किधर फोर्स लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज रखोगे आप तो किधर फोर्स लगेगा, इधर। तो जैसे कि मैंने इलेक्ट्रॉन रखा तो उल्टे डायरेक्शन में, प्रोटॉन रखा तो सेम डायरेक्शन में। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होता है, हीलियम 2+ है ना, तो अल्फा पार्टिकल कितने धक्का लगेगा, सामने की तरफ कितना लगेगा, फिजिकल टू QE लगेगा। आया कि नहीं आया, चार्ज जो भी होगा अल्फा पार्टिकल का इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको याद कैसे रखना है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सेम डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट डायरेक्शन में। अब हम करेंगे चौथा फॉर्मूला, जो कि मेन फॉर्मूला में से एक कह सकते हो आप इसको। इस पे भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चौथा फॉर्मूला और लास्ट फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फोर्स में, सिर्फ 4 फॉर्मूले पूरे चैप्टर में। देखो चौथा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, फोर्स इन मीडियम इक्वल टू फोर्स इन एयर, याद आया, अपॉन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे जो के है वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। आपने बहुत बार पढ़ा होगा उसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ना। वाटर कितना होता है जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कितना होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं इसको हम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो भाई साहब इस फॉर्मूले पे भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है ट्रिकी क्वेश्चन पूछा, मैं बताओ देखो कैसे सवाल आएगा। और मेन टॉपिक में से क्या, इंपॉर्टेंट में से, खास करके नीट और जेई वालों के लिए और CUT वालों के लिए। देखो इस पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। पहला तो सबको पता है कि 2 चार्जेस दे दिया जिसके बीच में आर्क डिस्टेंस है, और इसके बीच में स्टार्टिंग में फोर्स कितना लग रहा है, 200 न्यूटन, ऐसा बोल दिया उन्होंने। एयर में कितना फोर्स लग रहा था, 200 न्यूटन। अब मैंने इसको किसी ऑयल में या फिर किसी कंटेनर में या फिर किसी वाटर में रख दिया, मैंने ऐसे करके बोल देंगे ऑयल में रख दिया, मान लो मैंने यहाँ पे ऑयल में रख दिया, तो ऑयल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको ऑलरेडी गिवन होगा, उस क्वेश्चन डरने वाली बात नहीं है। तो ऑयल का जो मान लेते हैं वो कह रहा होगा 20 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 20। तो बताओ अब ऑयल के अंदर डिस्टेंस भी चेंज नहीं किया मैंने और चार्ज भी चेंज नहीं किया, तो फोर्स कितना लगेगा, तो सीधे सीधे लगा दो, ये मीडियम में डाल दिया ना इसको, तो फोर्स इन मीडियम इक्वल टू फोर्स इन एयर। एयर में कितना लग रहा था, 200, अपॉन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो के कितना था, 20, काटूंगा पिटूंगा कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। यानी कि जो फोर्स बाहर में 200 न्यूटन लग रहा था वो ऑयल में जाते ही कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। यानी कि फोर्स डिक्रीज हो जाता है जब भी किसी 2 चार्ज के बीच में। नॉर्मली याद रखो आप, जब भी किसी 2 चार्ज के बीच में मीडियम आ जाएगा, चाहे थोड़ा सा मीडियम आए चाहे पूरे में मीडियम बढ़ जाए, इलेक्ट्रिक फोर्स घटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटता है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी घटता है। इसके बाद आप करोगे इसका ट्रिकी फॉर्मूला। अब मैं बता दूं, बहुत फेमस क्वेश्चन में से एक है। मान लो ऐसे करके 2 चार्ज हमने लटका दिया, ऐसे करके 2 चार्ज हमने हैंग कर दिया, एक प्लस का Q चार्ज है और दूसरा प्लस का Q चार्ज है। तो सबको पता है प्लस प्लस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, है ना। तो ये प्लस वाला इसको रिपेल करेगा, ये प्लस वाला इसको रिपेल करेगा। अब मैं कह रहा हूँ कि ऐसा ये रिपेल कर रहे थे, मान लो फोर्स कितना लग रहा था, FF लग रहा था, ठीक है। अब मैं इसके बीच में छोटा सा इतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा ले आया, वुडन ब्लॉक ले आया, वुडन ब्लॉक। तो बताओ अब जो ये फोर्स लग रहा था F वाला, इस पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या ये कांस्टेंट रहेगा, कि इंक्रीज होगा, कि डिक्रीज होगा, कि पहले इंक्रीज बाद में डिक्रीज होगा, सवाल ऐसा पूछा जाता है। तो आपको इसमें 2 केसेस हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से कह लो उसको। तो हम क्या याद रखेंगे कि जब भी 2 चार्ज के बीच में वुडन ब्लॉक ले आए, मतलब मीडियम ले आए ना, वुडन ब्लॉक इज अ काइंड ऑफ मीडियम। हर चीज, वुडन ब्लॉक ले आओ मीडियम है, कपड़ा ले आओ मीडियम है, बोतल ले आओ मीडियम है, बुक ले आओ मीडियम है, मेटल ले आओ, मेटेलिक प्लेट ले आओ, वो भी मीडियम है, समझ रहे हो। तो जब भी हम किसी 2 चार्ज के बीच में या फिर किसी 2 प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो जो फोर्स होगा वो के टाइम रिड्यूस हो जाएगा, फोर्स विल रिड्यूस। मैं लिख देता हूँ 2 लाइनें, फोर्स डायरेक्टली लिख दो आप। तो फोर्स इन मीडियम जो होगा वो फोर्स इन एयर अपॉन में के हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है भाई साहब, ध्यान से सुनना वरना गलत करके आ जाओगे नीट और जेई में, सीधे सीधे 4 नंबर को आओगे। देखो अब इसमें एक्सेप्शन क्या है कि अगर मैंने बीच में कंडक्टर डाल दिया आपने, कंडक्टर मतलब कोई सा भी मेटल डाल दिया, तो फोर्स डिक्रीज नहीं होगा बल्कि इंक्रीज हो जाएगा। ये सीधा सीधा याद कर लो। अगर समझने का मन हो तो बुक खोलो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। इस वीडियो में नहीं समझा सकता मैं इस चीज को, आप सीधे सीधे याद कर लो। नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि अगर आपने बीच में कंडक्टर डाला तो इंक्रीज होगा, और बाकी कुछ भी डाल दो, कंडक्टर को छोड़ के प्लास्टिक डाल दो, वुडन ब्लॉक डाल दो, ग्लास डाल दो, कुछ भी डाल दो, डिक्रीज होगा। अब मैं इलेक्ट्रिक फोर्स के फॉर्मूले अब मैं करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ, बस 3 चीजें और चैप्टर कंप्लीट। मैं जल्दी से उसको मिटा के आता हूँ आपके पास।